12 दिसंबर 2024 को गुकेश डोमाराजू वर्ल्ड का यंगेस्ट चेस चैंपियन बनता है, बीटिंग द चाइनीज चेस चैंपियन। जहां एक तरफ सब खुश थे, अगले दिन 13 दिसंबर को फ्री प्रेस जर्नल नाम का अखबार न्यूज निकालता है जिसका टाइटल था ये सांबर आउटविट्स चाउमिन। जब देश के प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसीज ऐसे रेसिस्ट कमेंट डालेगी तो आप समझ सकते हो कि देश के कैसे हालात होंगे। बेंगलोर में हिंदी बोलने वालों को भिखारी कहते हैं। इंग्लिश नो हिंदी नो तेरे पास ओनली कन्नड़ा ये कर्नाटका। एक लड़की ट्विटर पर बताती है कैसे वो नॉर्थ इंडियन थी, बेंगलोर में काम करती थी और लोकल ऑटो ड्राइवर्स उससे रेगुलरली कहते थे यहाँ पर क्यों आई हो, कन्नड़ा सीख रही हो ना, और एक्स्ट्रा पैसे भी मांगते थे। इवन बेंगलोर में तो 2 कंटेंट क्रिएटर्स ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, जहाँ एक ने कन्नड़ा में बात की और दूसरे ने हिंदी में, और हिंदी वाले से ऑटो वालों ने ज्यादा पैसे मांगे। चलोगे क्या 300 ईटानगर ಬರ್ತೀರಾ 200 ना। तमिलनाडु के मिनिस्टर ने तो ये तक कहा था कि हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेचते हैं। तमिलनाडु एजुकेशन मिनिस्टर सेइंग हिंदी स्पीकर्स सेल पानी पूरी इन तमिलनाडु। हिंदी नंगोला कोयम्बटूर व्यापार में पान पूरी बेच सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी ये प्रॉब्लम काफी सीवियर है, जहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बेल्ट में यूपी, बिहार के लोगों को अनफेयर ट्रीट किया जाता है। पंजाब के मिनिस्टर ने तो ये तक कहा था कि अगर मैं पावर में आया तो यूपी, बिहार के लोगों को आने नहीं दूंगा। यूपी है, बिहार है, जितनी ये आगे जरा पानी कुछ मिनिस्टर कहते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। तृणमूल के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने एक बिहारी 100 बीमारी कहकर बिहार के लोगों का अपमान किया है। एक बिहारी 100 बीमारी चाहिए। और इवन सीज को भी ऑनलाइन लस्सी या वो पापा जी जैसे रेशियल स्लर से जूझना पड़ता है। आज इतने सारे पंजाबी सिंगर्स और सेलिब्रिटीज है जिन्हें बेवजह लोग खलिस्तानी कह देते हैं। 2 प्लेट मोमो लगा दे नेपाली, तुम तो कुत्ते सांप खाते हो ना, ए चिंकी। ऐसी बातें नॉर्थ ईस्ट वालों को ऑन अ डेली बेसिस सुननी पड़ती है। इवन कोविड में तो लोग इन्हें कोरोना कहने लग गए थे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये रेसिस्ट रिमार्क्स लोगों की जान जाने तक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज अगर गूगल पर टाइप करते हो विच इज द मोस्ट रेसिस्ट कंट्री यू विजिटेड एज ए टूरिस्ट, तो मोस्ट पॉइंट्स का आंसर होता है इंडिया। लेकिन आखिर क्यों हम इंडियंस इतने रेसिस्ट हैं? क्या इसका सोल्यूशन ये है कि नॉर्थ वाले नॉर्थ में ही रहें, साउथ वाले साउथ में ही रहें, या बाकी स्टेट्स के लोगों को आने ना दिया जाए? इन सब बातों से पहले ये समझना होगा कि व्हाई एंड हाउ इंडियंस बिकेम सो रेसिस्ट। आओ जानते हैं। इंडिया में आज 9 से ज्यादा रिलीजन, 3 से 4 हजार कास्ट हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनके बेसिस पर बांटना काफी आसान है। और ये बात आज से 200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने बखूबी जान ली थी। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि इंडिया में रूल करना है तो सबसे पहले इंडिया को डिवाइड करना होगा, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया। 1837 तक हिंदी और उर्दू दोनों ही इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू को कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सिर्फ उर्दू ही मेन लैंग्वेज चाहिए थी। जिसकी वजह से जिन्होंने बचपन से सिर्फ हिंदी बोली, सीखी या पढ़ी थी वो कहीं के नहीं रहे। लेकिन अंग्रेजों का ये पैतरा कुछ खास काम नहीं आया, क्योंकि 1857 में दोनों ने मिलकर ही रिवोल्ट किया था। फिर 1909 में अंग्रेज लेकर आए पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, जिसके तहत हिंदू सिर्फ हिंदू लीडर को वोट कर सकता था और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम लीडर को वोट कर सकता था। और इसकी वजह से हिंदू मुसलमान का डिवाइड काफी बढ़ गया, क्योंकि लोग सोचने लगे कि हमारे हित के लिए सिर्फ हमारे धर्म का आदमी काम करेगा और बाकी धर्म वाले गलत हैं। और इतना ही काफी नहीं था तो हिंदूज को भी इंटरनली डिवाइड कर दिया। हिंदूज इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी और तब उनकी कास्ट उनके काम की वजह से डिसाइड होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई योद्धा है तो वो क्षत्रिय होगा और कोई पंडित है तो वो ब्राह्मण होगा। लेकिन फिर अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस करवाया, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में ये बात फैला दी कि आपका धर्म और आपकी जाति दोनों अलग अलग है। यानी कि अगर मान लो कोई ब्राह्मण है तो वो कौन सा ब्राह्मण है, ऊंची जाति का या छोटी जाति का, ये भी जानना जरूरी है। और इसी के बाद से इंडिया में कास्ट बेस्ड रेसिज्म शुरू हो गया, जो आज तक चलता आ रहा है, जहाँ पर ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। ऐसी बातें आज भी होती हैं। जो लोग SC या ST होते हैं उन्हें तो लोग नीला जादू या भीम आर्मी तक कह के बुलाते हैं। आज इंडिया में 170 से भी ज्यादा मदर टंग्स हैं और लैंग्वेजेस तो इतनी हैं कि पूछो ही मत, गिनती नहीं कर पाओगे। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो काफी लीडर्स ने बोला कि हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन जब ये बात कुछ नॉन हिंदी स्टेट्स को पता चली, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन स्टेट्स को, तो उन्हें लगा कि उनके ऊपर हिंदी को थोपा जा रहा है, जिसकी वजह से नॉन हिंदी स्टेट्स में तभी से लैंग्वेज बेस्ड रेसिज्म के बीज बोले शुरू हो गए थे। आज हर स्टेट में ऐसी कई रीजनल पार्टीज होती हैं जो अपनी लैंग्वेज को अपनी पावर बताती है, जैसे तमिलनाडु में DMK, और इस वजह से उस स्टेट के लोगों
लोगों के लिए उनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हिंदी बोलने वाले स्पीकर्स को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। और ये बात सिर्फ हिंदी स्पीकर्स के लिए नहीं है, काफी सारे स्टेट्स है जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज स्पीकर्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए लेकिन गुलामी आज भी नहीं गई है। इस मुहावरे को काफी बार कहा जाता है और इस केस में ट्रू भी है। इंडिया में व्हाइट स्किन से लोगों को अलग ही प्यार है, जबकि साइंटिफिकली देखा जाए तो इंडिया में 365 में से 300 दिन सनी डेज पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्राउन, डस्की या डार्क होती है। लेकिन जैसे ही कोई फॉरेनर टूरिस्ट प्लेस पर आता है, हमारे जैसे लोग उनके आसपास घेरा बना के सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। और पॉपुलर कल्चर में भी हमेशा ऐसे ही पोर्ट्रे हुआ है। फेयरनेस क्रीम्स की एड्स देखकर लगता है कि अगर गोरे होंगे तभी हमको सब पसंद करेंगे। मूवीज और टीवी शोज में भी हमेशा ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हीरो हमेशा हैंडसम होगा तो गोरा होगा और विलेन हमेशा काला। रजनीकांत की शिवाजी द बॉस मूवी में तो एक सीन भी आता है जो इस प्रॉब्लम को सही से दिखाता है। और ये तो छोड़ो, जिनके हाथ में हमने देश की कमान दे रखी है वो पॉलिटिशियंस कहते हैं आप तो साउथ इंडियन दिखते हो लेकिन आपकी बहन इंडियन दिखती है। और ये बात सिर्फ इंडियंस तक सीमित नहीं है। जब अफ्रीकन नेशनल्स इंडिया में पढ़ने आते हैं तो हर 3 में से एक अफ्रीकन ने एटलीस्ट इंडिया में रेसिज्म फेस किया ही है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता जहरुद्दीन बताता है कि हमें लोग डिफरेंट ट्रीट करते हैं। मेरे आज तक कोई इंडियन दोस्त नहीं बन पाए और अगर मैं हिंदी बोलने की ट्राई करता हूँ तो लोग मुझ पर हंसते हैं। लिबिया का एक स्टूडेंट इब्राहिम बताता है कि इंडियंस हमें ड्रग डीलर समझते हैं और काफी सारे तो हमें हबशी भी बोलते हैं जो कि एन वर्ड के इक्विवेलेंट है। अगर आपने कभी रेसिज्म फेस नहीं किया है और आपको ये सारी बातें हंसने वाली लग रही होंगी या फिर ऐसा थोड़ी होता है, तो आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ, आपके साथ भी रेसिज्म हो जाएगा। मुंबई जैसे शहरों में फ्लैट देखने निकल पड़ो और आप समझ जाओगे। पहले तो वो हिंदू मुस्लिम का रेसिज्म करेंगे और मान लो आप हिंदू हो तो उसके बाद आप नॉनवेज और अल्कोहल नहीं खाते हो, ये भी जरूरी है। बेसिकली उन्हें गुजराती या जैन कम्युनिटी के लोग चाहिए होते हैं। मुंबई में तो बाकायदा बिल्डिंग्स हैं जो सिर्फ पारसीज की हैं या सिर्फ मुस्लिम्स की हैं। तमिल्स अपने एरिया में रहते हैं और दलित्स अपने चौल में रहते हैं। मुंबई ऊपर से तो फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल हब दिखता है, लेकिन अंदर से वो चौल का कलेक्शन है जहाँ पर कोई तमिल, कोई जैन, कोई पारसी, सब अलग अलग रहते हैं। एक ग्लोबल सर्वे हुआ था कि आपको चूज करना है कि ये नेबर्स आपके ना हो और एक ऑप्शन था पीपल ऑफ डिफरेंट रेस। तो उसमें इंडिया, हांगकांग, बांग्लादेश और जॉर्डन के बाद 4th नंबर पर था विद 43%। कहने को तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हम दूसरी कास्ट या दूसरे स्टेट के लोगों का पास में रहना भी पसंद नहीं करते। और इस रेसिज्म को और आगे बढ़ाने में टीवी शोज, मूवीज, सोशल मीडिया का भी काफी बड़ा हाथ है। I mean, जिस शो को देखकर आधा इंडिया अपना लंच और डिनर करता है उसमें सरदार के लिए बल्ले बल्ले, ओए पापा जी, पार्टी शार्टी जैसे स्टीरियोटाइप्स हैं। एक कैरेक्टर जेठालाल तो सीधा अय्यर को अय्यो, इडली डोसा कहकर बुलाता है। आज इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने बैठे हो तो डार्क ह्यूमर के नाम पे कास्टिज्म हो रहा होता है, जहाँ पर SC, ST, सिख्स, नॉर्थ ईस्टर्नर्स के ऊपर काफी सारे मीम्स बने हुए होते हैं। ब्रिटिशर्स भले ही इंडिया को कैप्चर करने में फेल हो गए हों, लेकिन जो हम इंडियंस को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी 1860s में बनाई थी वो तब भी काम करी थी और आज करीब 150 साल बाद आज भी काम कर रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट रिमेम्बर दैट ही इज एन इंडियन एंड ही हैज एवरी राइट इन दिस कंट्री बट विद सर्टेन ड्यूटीज। और हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी तो यही है कि हम हर इंसान, धर्म, कास्ट, स्टेट और लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करें। आज इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने की बहुत नीड है, क्योंकि हमारा मेन फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज पर होता है जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है। हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ये तो पढ़ाते हैं कि पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से हुआ, लेकिन ये नहीं बताते कि फ्यूचर में इसको कम करने की क्या सॉल्यूशंस हैं। ये तो हमें पता ही है कि बच्चा सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स और टीचर से सीखता है, लेकिन अगर वही लोग भेदभाव सिखाएंगे तो बड़ा होकर बच्चा भी रेसिस्ट ही बनेगा। साथ ही देश को चलाने वाले पॉलिटिशियंस अगर साउथ इंडियंस को डार्क स्किन बोलेंगे, यूपी बिहार के लोगों को स्टेट में एंटर नहीं करने देंगे, ऐसी बातें करेंगे तो वो भी कोई ब्रिटिशर से कम नहीं है। आज देश का यूथ डार्क स्किन लोगों के साथ रेसिज्म तो करता है, पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये भूल जाता है कि श्री राम खुद श्याम रूप के थे। भगवान श्री कृष्ण से शिव जी तक, माँ काली से द्रौपदी तक, सभी को हमारे पुराणों में सुंदर श्याम रूप में दर्शाया गया है। तो फिर ये हिपोक्रेसी कैसी है कि सुबह तो उन्हें पूछते हैं और शाम को चाय की टपरी पर बैठ के या स्कूटी पे घूमते हुए लोगों को काला काला बोलते हैं। इसी सवाल के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपसे कमेंट से मांगता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।